नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज सीरीज के अंतर्गत क्लास नंबर 12। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत इस टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि संविधान के विविध प्रावधानों में राष्ट्रपति के जो पद हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे विषय दिए गए हैं। चाहे राष्ट्रपति का जो संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में विषय हो, या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, योग्यता हो, कार्यकाल हो, या महाभियोग से संबंधित व्यवस्था हो, या राष्ट्रपति को प्राप्त विविध प्रकार की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये विविध प्रकार के संदर्भ दिए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल जो हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। और जब भी पेपर बनते हैं उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों से जब पेपर बनते हैं तो डेफिनेटली राष्ट्रपति का जो टॉपिक होता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो 15 सवाल 15 जवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आप सभी जुड़िए, क्लास पूरी देखनी है। ठीक है, तो क्लास नंबर 12 है, आज राष्ट्रपति टॉपिक है हमारे, और शुरू कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 166 है हमारे पास, और इसके अंतर्गत कथन है भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रतीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति जो है गणराज्य का प्रतीक है, क्योंकि गणराज्य जो है, रिपब्लिक जिसको बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो राज्य अध्यक्ष है, ठीक है, राज्य अध्यक्ष बोल दीजिए, हेड ऑफ द स्टेट बोल दीजिए, या राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दीजिए, हेड ऑफ द नेशन बोल दीजिए, ठीक है, का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। ठीक है, ये गणराज्य का एक संदर्भ है, वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है ये। ठीक है, तो ये ठीक है, भारत गणराज्य का प्रतीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित है। तो ये जो व्याख्या मैंने लिखी, यही व्याख्या कारण में है, यानी कि कथन कारण पर, कारण कथन पर आश्रित है, अंतर संबंध है, दोनों में क्षैतिज संबंध है। तो इस वजह से जो है कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 है, भारतीय संघ के अनुच्छेदों के कौन से समूह में संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है। देखिए, जो संघ का जो विवरण है, यूनियन का जो विवरण है, भाग 5 है, ये रोमन लिपि के अंतर्गत है। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे रोमन लिपि में लिखा गया है मूल रूप से। तो भाग 5 जो है, जिसका नाम यूनियन है, संघ है, उसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका, फिर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का विवेचन किया गया है। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक जो है वो संघ की कार्यपालिका का विवरण किया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और उपराष्ट्रपति और भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ये संदर्भ दिए गए आर्टिकल 52 से 78 तक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उपराष्ट्रपति और भारत का महान्यायवादी। ये जो विषय है आर्टिकल 52 से 78 तक दिए गए। हालांकि जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत सारे प्रावधान संविधान के विविध प्रावधानों में, जैसे राष्ट्रपति संसद के भी अभिन्न अंग हैं, वो आर्टिकल 79 का विषय है। ठीक है, राष्ट्रपति की संसद के सदनों के साथ जो भूमिका है वो आर्टिकल 85, 86, 87 के अंतर्गत हमको दिखाई पड़ती है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित होने वाले विधेयकों पर अनुमति देते हैं, वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत दिखाई देता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो व्यवस्था है, वहां राष्ट्रपति को जो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां मिली हैं वो आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। तो राष्ट्रपति के बारे में काफी सारे आर्टिकल हैं, लेकिन मूल रूप से संघ की कार्यपालिका ये हो गया। ये वाला जो प्रावधान है आर्टिकल 79 से 122 तक, ये व्यवस्थापिका है, जिसमें भारतीय संसद का विवेचन है, संसद का गठन, उसका संरचना, उसका जो कार्यकाल है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। और ये वाला जो प्रावधान है 124 से 147 तक का, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के विषय में दिया गया है। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के विषय में ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, भाग 5 का ये जो विवेचन है, संघ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सी इसमें राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, भारत संघ कह लीजिए, भारत सरकार कह लीजिए, वहां सरकार शब्द लिखा हुआ है, तो भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। इसका कई बार क्या होता है, पेपर में इस तरह से दे देते हैं कि भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन, ठीक है ना, ये इस तरह से दे देते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस बोलते हैं इसको। तो भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कभी भी। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी यदि आते हैं तो अच्छे सॉल्व करना है, यही मीनिंग है इसका। तो भारत संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, भारत के संवैधानिक प्रधान है। यद्यपि संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, इसलिए नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति के संदर्भ में, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति को संविधान के विविध प्रावधानों में महत्वपूर्ण शक्तियां मिली हैं
और परिस्थिति जन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है, तो भारत संघ की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। यह जो है आर्टिकल 77 का विषय है। ठीक है, और राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए आवंटन के नियम बनाते हैं, एलोकेशन ऑफ रूल्स बनाते हैं, और उसी के माध्यम से मंत्रिपरिषद का जो एक वर्गीकरण हमको मिलता है उसके लिए आर्टिकल 77 जो है एक सहायता करता है। यद्यपि वर्गीकरण शाब्दिक रूप से नहीं दिया गया, लेकिन उसके जो सहायता मिलती है वो आर्टिकल 77 से हमको मिलती है। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिए 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 74 में कहा गया राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, एडवाइस एंड एड देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और फिर 78 जो है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, राष्ट्रपति को विधान और प्रशासन के बारे में सूचना देना। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में ये बात कही गई है 78 में, तो ये जो आंसर है इसमें बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, कथन है दोहरी कार्यपालिका डबल काइंड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव है संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। बिल्कुल ठीक, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी, संसदीय लोकतंत्र की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। एक तो है नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, तो दोहरी कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण विशेषता है, नाम मात्र और वास्तविक। दूसरी बात है कि संसदीय शासन, तो ये कथन सही है, संसदीय शासन उत्तरदायित्व की तुलना में स्थिरता के गुण से अधिक युक्त माना जाता है। तो ये कारण गलत है। एक्चुअली 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्टेटमेंट है संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रथम वाचन को प्रस्तुत करते समय, तब अंबेडकर साहब ने कहा कि जो संसदीय व्यवस्था है वो उत्तरदायित्व के लिए जानी जाती है और अध्यक्ष व्यवस्था स्थिरता के लिए जानी जाती है, और अभी तक ऐसी कोई शासन प्रणाली अस्तित्व में नहीं आई जिसमें उत्तरदायित्व और स्थिरता दोनों के गुण का एक साथ अनुपात हो। इसलिए हमने स्थिरता की तुलना में उत्तरदायित्व को तरजीही उसको प्राथमिकता दी है, और इस वजह से हमने अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना में संसदीय प्रणाली को भारत के लिए अपनाया है। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से कर दीजिए कि उत्तरदायित्व की तुलना में स्थिरता ये अध्यक्षीय व्यवस्था का लक्षण है, संसदीय शासन जो है वो उत्तरदायित्व को प्राथमिक मानता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण है, कौन सा गुण जो है वो संसदीय शासन का है, तो आपको उत्तरदायित्व पर वहां टिक करना होगा। ठीक है साहब, तो ये कथन सही परंतु कारण गलत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रधान होने के साथ साथ मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। निम्न में से प्रावधान किस अनुच्छेद समूह के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? बड़े अच्छे क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, है ना, ये दिए हैं और किताबों से दिए हैं। आपसे आग्रह है पूरी क्लासेस देखा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आपको मदद देंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। तो आर्टिकल 53, 74, 53, 75, 53, 78, 53 और 60। तो 53 में तो ठीक है लिखा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, 53 में लिखा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, है ना, हमेशा हमें ध्यान रखना है एग्जीक्यूटिव जो पावर है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है साहब, ध्यान रखना है हमें अच्छे से, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। और 74 है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान। ठीक है, कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, तो ये ऑप्शन ठीक है इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए 75 जो है वो लिखता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में हम कह सकते हैं। 78 अभी हम बात करके आए, प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति जो संविधान में बताया गया। और आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, ओथ है, जो शपथ, निर्वाचन, शपथ और फिर पद ग्रहण, ये क्रम होता है, तो जो शपथ है वो 60 में ली जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा 53 और अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 171 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई वो क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिकल 74 में ये आता है कि इस प्रश्न की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी कि मंत्रियों द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी गई क्या दी गई। ठीक है, तो ये एक गोपनीयता का भी संदर्भ इसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत आ जाता है। अभी मैंने बात की, ये हम आर्टिकल चर्चा कर चुके हैं। 123 जो है वो अध्यादेश से रिलेटेड है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो उनकी विधायी शक्ति है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 172 नंबर है क्वेश्चन, इसका नंबरिंग हम 172 कर लेते हैं। हाँ,
देखिए क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद हेतु दी गई योग्यताओं में उसके लिए संसद के किस सदन का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होने का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं की बात करता है और उसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ठीक है, ये प्रोविजन रखा गया है क्योंकि संसद के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा गया है। लोकसभा जो जनता का सदन है, प्रतिनिधि सदन है, प्राथमिक सदन है, प्रथम सदन है, और सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि लोकसभा सरकार का भी सदन कहलाता है और सरकार का जो संवैधानिक मुखिया है वो राष्ट्रपति है। वास्तविक मुखिया, शासन का जो नेता है, सरकार का जो अध्यक्ष है, सरकार का जो नेता है, वास्तव में प्रधानमंत्री है। ठीक है, लेकिन सरकार का जो संवैधानिक मुखिया हम जब बात करते हैं नामात्री कार्यपालिका के रूप में, कार्यपालिका का मुखिया वो राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है केवल लोकसभा, वो लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, वो लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता। इसका मतलब है कि जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए, जो योग्यताओं की, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के संदर्भ में लागू होती हैं। ठीक है, तो ए बिंदु आ गया। इसके बाद 173 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पद लाभ के पद की परिभाषा से बाहर रखा गया है। 173 भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा पद जो है वो लाभ के पद की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो देखिए ध्यान रखिए, लाभ के पद का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पद हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण में होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, ठीक है, और इनको मान लीजिए वो पद दे दिया गया, तो वो कार्यपालिका का उस पर नियंत्रण होता है, उससे प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता, उससे प्राप्त होने वाला मान सम्मान, उससे प्राप्त होने वाली जो शक्ति है, वो एक तरह से कार्यपालिका का नियंत्रण जो है विधायिका पर हो जाता है, और उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो इसके साथ सटीक नहीं बैठता। इस वजह से लाभ का पद बहुत चर्चित रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसे परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, इन पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्य पद यदि लाभ के पद के दायरे में आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये फिर सांसद और विधायकों की अयोग्यता से रिलेटेड विषय हो जाता है, और चुनाव आयोग की सलाह लेकर सांसदों के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधायकों के संदर्भ में राज्यपाल इस विषय पर निर्णय करते हैं, चुनाव आयोग की सलाह इस संबंध में लेते हैं, और सरकारें क्या करती हैं कि कानून बना लेती हैं, और कानून बनाकर कुछ पदों को, जैसे मान लीजिए किसी आयोग के अध्यक्ष का पद है, किसी परिषद या किसी न्यास के, किसी प्राधिकरण के, ठीक है, किसी परिषद के अध्यक्ष का पद जो है या उनके सदस्यों के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रख देते हैं। तो ये एक तरह की नियंत्रण की व्यवस्था है जिससे कि कार्य जो है सुचारू हो, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ढंग से चलता रहे। तो लाभ का पद बहुत चर्चित रहा है अभी हाल फिलहाल के वर्षों में। तो ठीक है, ये पद लाभ के पद की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है ना। देखिए आर्टिकल 74 जो है ये अनुच्छेद 74 है, और अनुच्छेद 74 में कहा गया था कि भाई राष्ट्रपति जो है उसको कार्यों में सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान होगा, है ना, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करेगी, सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। फिर 42वें संशोधन से ये कहा गया कि राय जो है बाध्यकारी है ना। 42वें संशोधन 1976 से यह सलाह बाध्यकारी, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है इस सहायता और सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, वहां बाध्यकारी शब्द लिखा नहीं गया, उसमें कहा गया कि इस सलाह से कार्य करेगा। और जो 44वां संशोधन है उसमें कहा गया कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब एक बार वो भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, उसके बाद भी अगर वही सलाह वापस दी जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है साहब, तो ये ए बिंदु आ गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर है 175, कथन है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों का प्रावधान रखा गया। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति का जो पद है निर्वाचित पद है, और निर्वाचन में परोक्ष निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, चूंकि निर्वाचित पद है इसलिए जो निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक है उन्हीं को इसमें भागीदारी रखी गई है, मनोनीत सांसद या मनोनीत विधायकों की भागीदारी इसमें नहीं रखी गई है। तो ये जो संदर्भ है हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल 54, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल 54 के अंतर्गत जो है व्यवस्था आ जाती है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है अनुच्छेद 54 में आ जाता है, निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में आ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है इसको। तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद
और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, नॉट द विधानमंडल, विधानमंडल शब्द की नहीं ले रहा है मैं काम, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद भी आता है, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक। इसका मतलब यह कि मनोनीत सांसद, मनोनीत विधायक भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो राज्यों में विधान परिषदें अगर हैं किसी राज्य में, तो विधान परिषद के कैसे भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, यानी कि विधान परिषदों के ना तो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और ना ही जो है मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो निर्वाचित विधायक है ये केवल राज्य विधानसभाओं, ठीक है ना, केवल राज्य विधानसभाओं से, है ना। मैं लिख देता हूं यहां, केवल इसलिए हटा देते हैं क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी का संदर्भ भी आ जाएगा। तो राज्य विधानसभाओं से चलिए, मैंने बोल दिया है तो मुझे लगता है लिखने से थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, पूरा व्याख्या लिखनी पड़ेगी। जो बोला है आप लिख सकते हैं उसको, कि विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत कैसे भी सदस्य, कैसे भी विधायक, वो भी विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं देते हैं। तो ये तो हो गया सही, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। कारण है राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग संसद में चलने वाली प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको कहते हैं, और संसद के एक सदन में ये संकल्प लाया जाता है, फिर उस पर विचार होता है, मतलब एक संकल्प सदन में लाया जाता है जहां उसका उस पर आरोप लगाया जाता है, उसके अंतर्गत, और दूसरा सदन उसका अन्वेषण करता है, जहां राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। और दोनों सदन अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, है ना, उपस्थित मतदान का नहीं, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव संकल्प पारित कर दे, तो प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ समझ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये संसद में चलने वाली प्रक्रिया, जब संसद में कोई प्रक्रिया चलती है, ध्यान दीजिए, तो उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि क्यों केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, मनोनीत भी भाग लेते हैं, कि संसद में जब कोई प्रक्रिया होगी, जहां वोटिंग है, जांच होनी है, चर्चा होनी है ना, तो वहां निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो इसकी जगह हम लेंगे बात यहां मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भी। तो ये शानदार बात है कि निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में राज्यों की विधानसभाओं का कोई भी रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब उनके सदस्यों का कोई रोल नहीं रहता है वहां पर राष्ट्रपति के महाभियोग में। और ये महाभियोग का संदर्भ जो आर्टिकल 56 और 61 है, महाभियोग का जो पद है 56 में और उसकी प्रक्रिया 61 में है, तो अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 को हमें ध्यान रखना है। ठीक है साहब, अब तो कथन सही परंतु कारण गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को पहचानिए। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट दिए गए। असत्य कथन पहचानना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली के माध्यम से होता है। गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। ध्यान रखिए जो बात कह रहा हूं बार बार, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये कथन गलत हो गया, फर्स्ट पास दी पोस्ट, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के संबंध में आता है, लिख सकते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट प्रणाली। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सांसदों के मतों का मूल्य प्राप्त करने के लिए समरूपता नहीं, समरूपता आती है निर्वाचित विधायकों के मत मूल्य में। ठीक है, दो प्रकार से मत मूल्य निकाले जाते हैं, एक तो निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है, ठीक है, और एक निर्वाचित सांसदों का। तो निर्वाचित सांसदों का संदर्भ जो है वो समतुल्यता माना जाता है, ठीक है ना, समतुल्यता, इसको बोलते हैं समतुल्यता, और समरूपता है निर्वाचित विधायकों के संदर्भ में। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये आर्टिकल 54, 55 का संदर्भ जब लेते हैं वहां बात आती है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान रिक्त होने से राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित समय के लिए स्थगित किया जाता है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से लेकर उसकी पूर्णता होने तक राष्ट्रपति का निर्वाचन कभी भी स्थगित नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हो तो भी ये निर्वाचन स्थगित नहीं किया जाता है। ठीक है, कहीं राष्ट्रपति शासन लगा हो, ठीक है, तो भी निर्वाचन स्थगित नहीं होगा। कुछ राज्यों की विधानसभा विघटित हो तो भी निर्वाचन स्थगित नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं, ये आर्टिकल 71 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें अनुच्छेद 71
और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है ना, उनकी सुनवाई करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों पूरी क्लासेस देख रहे होंगे। 20-25 मिनट में इतने बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। पूरी क्लासेस देखिए, आपको फायदा मिलेगा। और जो अभी नहीं देख रहे हैं कोई काम से या जो अभी इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है गंभीरता समझिए इसकी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है ना, जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो ये 92 का 70वां संविधान संशोधन लागू 1995 से हुआ, 1992 में ये किया गया। और सी ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी। अभी जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर की तो विधानसभा के अभी इलेक्शन होने हैं। ठीक है, परिसीमन का कार्य हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के इलेक्शन जब होंगे तब हम फिर उसके संदर्भ में बात कर पाएंगे, वो आगे का विषय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178 है, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता रखी गई है, जिसके लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिनियम में संशोधन किया गया है ना। निम्न में से किस वर्ष यह संशोधन किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की व्यवस्था, और ये 1997 में संशोधन किया गया है। ये कौन सा एक्ट है? इस एक्ट का नाम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं पूरा कानून का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। इसमें 74 में भी संशोधन किया गया था, 97 में भी किया गया। ये जो ऑप्शन है ये 97 से प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम, ए, बी, सी और डी ऑप्शन। तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए 179 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विवाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज है ना, पूरी क्लासेस देखिए, याद कीजिए इनको, सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसके संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश प्रस्तुत करने से, तो ये खरेवाद है। ठीक है, खरेवाद। रामजवायावाद जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को परिभाषित करता है, और ये जो शत्रुघ्न चौहानवाद है और जो मारूरामवाद है ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों से रिलेटेड है। तो खरेवाद है जिसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में कुछ दिशा निर्देश प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, और आज की क्लास का समापन क्वेश्चन नंबर 180, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को निम्न में से किस वाद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो ये अभी आ गया रामजवायावाद, रामजवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कहा गया कि विधायी और जो न्यायिक कृत्यों को छोड़कर सारे कृत्य राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के पार्ट है, उसमें व्यापकता दी गई। तो रामजवायावाद है। एसआर बोम्मईवाद अनुच्छेद 356 की उपयुक्तता पर विचार करता है। संघवाद और पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में प्रस्तुत करता है। कूपरवाद जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसका परीक्षण न्यायालय कर सकते हैं, इस पर अपनी बात प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इतने शानदार क्वेश्चन और 23 मिनट की क्लास हुई है, तो जुड़िए आप लोग, अपने मित्रों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए, इतनी अब अपेक्षा मैं भी कर सकता हूँ। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए, टेलीग्राम चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छी चीज़ का प्रचार होना चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए, ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। ठीक है, कम भी जुड़ रहे हैं तो भी हम उसी तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा जुड़ेंगे तब भी उसी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए, तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए। मिलता हूं आप सभी से कल नेक्स्ट क्लास, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी से संबंधित यानी संघ की कार्यपालिका से संबंधित 15 और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।